नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। पहले हम लोग बात करते हैं कि इरिक्सन का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन यह अमेरिकी विकास में मनोवैज्ञानिक एवं मनोविश्लेषक थे। इन्होंने किसी व्यक्ति में होने वाली व्यक्तिगत पहचान किस तरह से होती है, इसके लिए उन्होंने 8 विभिन्न अवस्थाएं दी थी। तो आज हम लोग देखते हैं इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। इरिक्सन की मूल अभिरुचि इस बात में थी कि बच्चों, किशोरों आदि में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होता है और समाज उस पहचान को बनाने में किस तरह से मदद करता है। चूँकि उनके सिद्धांतों में व्यक्तिगत, सामूहिक तथा सांस्कृतिक या सामाजिक विकास को समन्वित किया जाता है और इसे ही मनोसामाजिक सिद्धांत कहे जाते हैं। चूँकि इस सिद्धांत में पूरी अवधि में होने वाले विकास को 8 विभिन्न भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन से भाग हैं, इसको हम लोग देखते हैं। पहला अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास, ठीक है। दूसरा में है स्वतः बनाम लज्जा तथा शक। तीसरा में है पहल बनाम दोष। चौथा में है परिश्रम बनाम हीनता। पांचवा में है पहचान बनाम संभ्रांति। छठा में है घनिष्ठता बनाम अलगाव। सातवां में है जन्मात्मकता बनाम स्थिरता। और आठवां में है संपूर्णता बनाम निराशा। तो हर एक अवस्था में एक मनोसामाजिक शक्ति जो है उत्पन्न होती है। जैसे विश्वास बनाम अविश्वास में आशा, स्वतः बनाम लज्जा तथा शक में इच्छा शक्ति। तीसरा में है पहल बनाम दोष में उद्देश्य, ठीक है। चौथा में परिश्रम बनाम हीनता में समर्थता। पहचान बनाम संभ्रांति में कर्तव्य परायणता। घनिष्ठता बनाम अलगाव में प्यार। और जन्मात्मकता बनाम स्थिरता में देखभाल। और संपूर्णता बनाम निराशा में परिपक्वता। ये जो है मनोशक्ति उत्पन्न होती है और हम लोग एक एक करके अवस्था को देखते हैं, ठीक है। विश्वास बनाम अविश्वास, ये पहली अवस्था है जिसको हम लोग इंग्लिश में ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट कहते हैं, ठीक है। ये जो है जन्म से लेकर 1 साल की चलने वाली अवस्था है, ठीक है। इरिक्सन के सिद्धांत की यह पहली अवस्था है। इरिक्सन के सिद्धांत की यह कैसी अवस्था है? पहली अवस्था है जिसमें विश्वास बनाम अविश्वास होती है, जिसकी अवधि जन्म से 1 साल की होती है। जिन बच्चों को अपने माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से उचित स्नेह, प्यार आदि मिलता है तो उनमें विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे जैसा कि विश्वास बनाम अविश्वास का मतलब है कि वैसे बच्चे जो माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्तियों से उचित स्नेह या प्यार मिलता है तो उसके प्रति क्या हो जाता है? विश्वास का भाव उत्पन्न होता है। दूसरी तरफ जिन बच्चों का माता पिता तथा अन्य देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा पराये रोते, बिखरते तथा चिल्लाने के लिए छोड़ देते हैं तो ऐसे बच्चों में अन्य व्यक्तियों के प्रति अविश्वास का भाव विकसित होता है। अतः शिशु में मनोसामाजिक विकास इस बात पर निर्भर करती है कि उसके जिंदगी में अविश्वास का अनुपात में विश्वास की मात्रा कितनी अधिक है। जब बच्चों में विश्वास तथा अविश्वास के दोनों की स्थिति मौजूद होने पर शिशु में संकट उत्पन्न हो जाते हैं और जब वह इस संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आशा कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आशा कहते हैं। मतलब वैसे बच्चे जिसमें माता पिता या जो है परिवार के सभी सदस्य उसको देखरेख करते हैं तो उन बच्चों का माता पिता के प्रति विश्वास उत्पन्न हो जाता है। लेकिन वैसे बच्चे जिनके माता पिता देखरेख नहीं करते हैं तो उन बच्चों पर माता पिता का जो विश्वास नहीं होता है। तो इन दोनों के अनुपात में बच्चों में एक क्या होती है? मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आशा कहते हैं, ठीक है। दूसरी अवस्था क्या है? स्वतः बनाम लज्जा तथा शक, ऑटोनॉमी वर्सेस स्कीम एंड डाउट। स्वतः बनाम लज्जा तथा शक क्या है? ये अवस्था जो होती है 1 से 3 साल की होती है। इरिक्सन के सिद्धांत की यह दूसरी अवस्था है। इरिक्सन के सिद्धांत की यह कैसी अवस्था है? दूसरी अवस्था है जिसकी अवधि 1 से 3 साल की होती है। जिसकी अवधि लगभग 1 से 3 साल की होती है। जब बच्चों में अपने माता पिता या देखरेख करने वाले व्यक्तियों में विश्वास उत्पन्न हो जाती है तो ऐसे बच्चों में स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का भाव विकसित हो जाता है, ठीक है। तथा ऐसे बच्चे अपना दैनिक कार्य, खाना पीना, कपड़ा पहनना, शौच करना ज़्यादा पसंद करने लगते हैं और दूसरों पर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब वैसे बच्चे जो है अपने से जो है दैनिक कार्य करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ बहुत ही सख्त माता पिता जो पराया बच्चों को साधारण कार्य में भी डांटते या पीटते हैं तो ऐसे बच्चों को अपनी क्षमता पर शक होने लगता है। मतलब एक तो वैसे बच्चे होते हैं जो अपने कार्य खुल के करते हैं
लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं लेकिन माता पिता उसको क्या करते हैं, डांटते हैं, तो उसको उस कार्य में बच्चे जो है उसको शक होने लगते हैं तथा वह अपने ही अंदर में लज्जा अनुभव करता है। जब बच्चा स्वतः बनाम लज्जा तथा शक का सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इच्छा शक्ति कहते हैं। इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए तब समझ में आएगा एक एक करके पॉइंट को, ठीक है। अब है पहल बनाम दोष। पहल बनाम दोष की जो अवधि होती है बच्चों में वो 3 से 5 साल की होती है। इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये इरिक्सन की मनोसामाजिक सिद्धांत की तीसरी अवस्था है, थर्ड स्टेज होती है, जिसकी अवधि 3 साल से 5 साल की होती है। यह अवधि आरंभिक बाल्यावस्था यानी कि अर्ली चाइल्डहुड की होती है। जब बच्चों में स्वच्छता का भाव विकसित हो जाता है तो वो अपने इर्द गिर्द के वातावरण से नए नए अन्वेषण करने लगते हैं। अलग अलग बाहर के वातावरण से वो नए नए जो है खोज करने लगते हैं। अतः माता पिता को चाहिए कि उन्हें अनेक इन्हीं प्रयासों को सराहना करनी चाहिए जिससे उन्हें पहल की संज्ञा दी जाती है। पहले क्या दी जाती है, पहल की संज्ञा दी जाती है। दूसरी तरफ यदि किसी कारणवश माता पिता इस पहल की आलोचना करता है या उन्हें दंडित करते हैं तो ऐसे बच्चों में दोष भाव का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चा पहले बनाम दोष भाव का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उसमें एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्देश्य मनोसामाजिक जो है शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गया। 3 हो गया अवस्था। चौथी अवस्था है परिश्रम बनामहीनता। परिश्रम बनामहीनता क्या है, ये 6 से 12 वर्ष के बालकों में होता है। परिश्रम बनामहीनता ये इरेक्शन के सिद्धांत की चौथी अवस्था होती है, फोर्थ स्टेज होती है, जिसकी अवधि 6 से 12 साल की होती है तथा यह अवधि उत्तर बाल्यावस्था अर्ली लेटर चाइल्डहुड कहा जाता है। जब बच्चे नए नए अन्वेषण कर लेते हैं तो उनमें ऊर्जा का ज्ञान अर्जित हो जाता है। उसमें जो है कई सारे ऊर्जा का ज्ञान जो है अर्जित हो जाता है तथा वो अपनी सफलता एवं पहचान से काफ़ी प्रोत्साहित भी होते हैं, ठीक है। जिससे उनमें परिश्रम का भाव विकसित हो जाता है। जब वो कार्य अपने से करने लगते हैं, अन्वेषण नए नए खोज करने लगते हैं तो उसमें क्या हो जाती है, परिश्रम का भाव विकसित हो जाता है। और दूसरी ओर यदि छात्र के सामने चुनौतियाँ काफ़ी कठिन हो जाता है तथा उन्हें क्या हो सकती है, असफलता हाथ लगती है तो उन बच्चों में हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। जब बच्चों में जो है असफलता हाथ लगती है तो उसमें जो है हीनता का भाव उत्पन्न होता है। जब बच्चे परिश्रम बनाम हीनता का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है जिसे हम लोग सामर्थ्यता कम्पिटेंसी की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चौथी अवस्था हम लोग पढ़ ले। 5वीं अवस्था है पहचान बनाम संभ्रांति। पहचान बनाम संभ्रांति ये 12 से 18 वर्ष की अवधि होती है। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूजन। पहचान बनाम संभ्रांति में क्या होती है, इरिक्सन के सिद्धांत की यह 5वीं अवस्था होती है जिसकी अवधि 12 साल से 18 साल की होती है। इस अवधि को किशोरावस्था की अवस्था भी कहते हैं, एडोलसेंस भी कहते हैं, क्योंकि 12 से 18 वर्ष होती है तो 12 से 18 वर्ष को हम लोग एडोलसेंस भी कहते हैं, ठीक है। इस अवस्था में किशोरों में यह जानने की कोशिश करता है कि वह कौन है, वे किस लिए हैं और वे अपनी ज़िंदगी में कहाँ जा रहे हैं। इसे इरिक्सन ने पहचान की संज्ञा दी है। इसलिए इसको जो है इरिक्सन ने क्या दी, पहचान की संज्ञा दी है। जब बालक भिन्न भिन्न भूमिकाओं का अन्वेषण नहीं कर पाते हैं तो ये वह भविष्य का रास्ता नहीं निश्चित कर पाते हैं तो उससे बालकों में संभ्रांति का भाव उत्पन्न होता है। जब बालक पहचान बनाम संभ्रांति का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्तव्य परायणता यानी कि फिडेलिटी की संज्ञा दी जाती है, कर्तव्य परायणता की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। यहाँ तक 5वीं अवस्था खत्म हो गया। 6ठी अवस्था क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। घनिष्ठता बनाम अलगाव में क्या होता है, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये 20 वर्ष से लेकर 60 साल की जो है 20 साल से लेकर 30 साल तक की बीच की अवधि होती है घनिष्ठता बनाम अलगाव। इरिक्सन के सिद्धांत की ये 6ठी अवस्था होती है, ठीक है, जिसमें अवधि 20 साल से 30 साल की होती है। ये आरंभिक वयस्कावस्था यानी अर्ली एडल्टहुड की अवस्था कहते हैं, ठीक है। ये मतलब इसमें जो है बच्चे जो है वयस्कावस्था में प्रवेश करते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है, तथा वह अपने आप को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं। अतः इससे उनमें घनिष्ठता का भाव विकसित हो जाता है। इससे उनमें कैसा भाव विकसित हो जाता है, घनिष्ठता का भाव विकसित हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वैसे व्यक्ति जो दूसरों के साथ घनिष्ठता नहीं रखते हैं वो सामाजिक रूप से अलग हो जाते हैं तो उनमें अलगाव का भाव विकसित हो जाता है। उनमें कैसा भाव विकसित हो जाता है, अलगाव का, ठीक है। वैसे व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति से मिलजुल के रहते हैं उसे घनिष्ठता, और वैसे व्यक्ति जो
दूसरे व्यक्ति से जो है मिलते जुलते नहीं, उससे क्या हो जाते हैं, अलगाव का जो है उत्पन्न होता है। अतः जब व्यक्ति घनिष्ठता बनाम अलगाव का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्यार यानी कि लव कहा जाता है। तो हम लोग हर एक स्टेज में देखें कि एक जो पॉजिटिव होता है और दूसरा सेंस नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो हर एक व्यक्ति में अपने अपने अवस्था में दो होती है, एक होता है धनात्मक रूप से, एक होता है ऋणात्मक रूप से। जब बच्चे धनात्मक और ऋणात्मक दोनों रूप से जो है झेल के, उस बच्चे में एक मनोसामाजिक शक्ति उत्पन्न होता है, जिसे हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। सातवां में है जन्नात्मकता बनाम स्थिरता। जन्नात्मकता बनाम स्थिरता में की अवधि होती है 40 से 50 साल की, ठीक है। इसको हम लोग देखते हैं इरिक्सन के सिद्धांत की ये 7वीं अवस्था होती है। इरिक्सन के सिद्धांत की कौन सी अवस्था है, 7वीं अवस्था होती है, जिसकी अवधि 40 साल से लेकर 50 साल की आयु तक की होती है। इस अवधि को व्यक्ति मध्य वयस्क अवस्था मिडिल एडल्टहुड भी कहा जाता है, ठीक है। इस अवधि में व्यक्ति वैसे कार्य करते हैं जिससे उसके अगली पीढ़ी के लोगों के कल्याण तथा उस समाज में रहने वाले लोगों की उन्नति करने में चिंता करते हैं। मतलब इस अवस्था में व्यक्ति जो है आने वाली पीढ़ी और समाज में रहने वाले व्यक्तियों के प्रति जो है वो क्या करते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं या फिर चिंता करते हैं, जिससे उनमें जन्नात्मकता का भाव विकसित होता है। वहीं दूसरी ओर वैसे व्यक्ति जो अपने अगले पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं कर सके तथा वैसे व्यक्ति के लिए अपनी सुख सुविधाएं तथा आवश्यकताएं भी सर्वोपरि होती है, तो ऐसे व्यक्ति में स्थिरता का भाव विकसित होता है। मतलब उसके लिए जो है सुख सुविधाएं ही सब चीज़ होता है, सर्वोपरि होता है। तो ऐसे व्यक्ति में जो है स्थिरता की जो है भावना विकसित होती है, ठीक है। जब व्यक्ति जन्नात्मकता बनाम स्थिरता का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक गुण उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, देखभाल करते हैं। उसे हम लोग देखभाल यानी केयर करते हैं। स्थिरता का मतलब था वो व्यक्ति फिक्स हो जाता है उसी तक के बीच, ठीक है। देखभाल यानी केयर की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। और 8वां में हम लोग देखते हैं, ये लास्ट जो है अवस्था है, इसको हम लोग संपूर्णता बनाम निराशा। संपूर्णता बनाम निराशा क्या है, ये जो है 60 वर्ष या इससे ऊपर जब तक व्यक्ति जिंदा रहते हैं, ठीक है। इरिक्सन के सिद्धांत की यह अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था है जिसमें लगभग 60 वर्ष या उससे ऊपर प्रारंभ होकर मृत्यु तक अवधि सम्मिलित होती है। इस अवस्था को बुढ़ापा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को हम लोग कौन अवस्था कहते हैं, बुढ़ापा की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति पिछले दिनों बीते सफलताओं तथा असफलताओं के बारे में सोचते हैं। अगर उनमें पिछले दिनों की सफलता धनात्मक अर्थात सफलता अधिक और असफलता कम होती है तो उनमें संपूर्णता का भाव विकसित होता है। परंतु यदि वह समझते हैं कि पिछले दिनों की में असफलता मिलती है तो उन्हें निराशा का भाव विकसित होता है। ऐसा होता है कि व्यक्ति इस अवस्था में ये सोचते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी में क्या किए। यदि उन्हें धनात्मकता मिलती है तो उसे सफलता मिलती है, जब उन्हें नकारात्मकता मिलती है तो उन्हें जो है असफलता मिलती है। यदि वो संपूर्णता बनाम निराशा में कि संकट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेते हैं तो उनमें एक विशेष मनोसामाजिक जो है शक्ति उत्पन्न होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिपक्वता यानी मैच्योरेशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखिए 8वां अवस्था में जो है अलग अलग अवस्थाएं के जो है अलग अलग मनोशक्ति उत्पन्न हुए थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अतः इरिक्सन के सिद्धांत का मूल्यांकन करते हुए कहा जाता है कि यह सिद्धांत जिंदगी के महत्वपूर्ण सामाजिक सांवेगिक कार्यों का ध्यान देता है। मतलब ये हुआ कि अलग अलग व्यक्ति में एक संवेग जो उत्पन्न होता है वो अलग अलग होता है, और ये संवेग जो होता है 2 रूप से होता है प्रत्येक अवस्था में। एक होता है धनात्मक रूप से, एक होता है ऋणात्मक रूप से। यदि व्यक्ति अच्छे काम करते हैं तो उसको धनात्मक रूप से सफलता मिलती है, यदि व्यक्ति गलत काम करते हैं तो उसे जो है ऋणात्मक रूप से व्यक्ति जो है सफलता मिलती है। ताकि उनकी पहचान शिक्षा मनोवैज्ञानिकों में काफ़ी महत्व दिया गया है। इसकी जो है इरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत जो था, सामाजिक सिद्धांत जो था, सामाजिक विकास का सिद्धांत जो था वो जो है मनोवैज्ञानिकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, ठीक है। अब इस सिद्धांत की जो है कुछ आलोचनाएं भी हुई। अब इरिक्सन के सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी हम लोग देखते हैं कि इसके सिद्धांत की क्या आलोचना हुई। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि इरिक्सन की सिद्धांत की अवस्था ज़रूरत से ज़्यादा कठोर है। ये जो है क्या है, ज़्यादा कठोर है। ये भी बात सही है कि इरिक्सन का जो सिद्धांत है वो काफ़ी क्या है, कठोर है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा में है, उसी प्रकार पहचान, घनिष्ठता, स्वतंत्रता तथा सामाजिक सांवेगिक विकास के अन्य पहलू कुछ ऐसे नहीं हैं जिसमें उम्र अंतराल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। मतलब कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कम उम्र में भी सांवेगिक विकास ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे जो है पहचान, घनिष्ठता या स्वतंत्रता जो है कहीं ना कहीं सांवेगिक विकास में जो है प्रभाव डालता है। तो यहाँ उसकी जो है आलोचना हो गई। कुछ महिलाओं का मत ये भी है कि पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता का भाव
विकसित होता है। मतलब पहले व्यक्ति जो है पहचान, आप लोग देखे होंगे कि जो है हम लोग जब आठवां अवस्थाएं पढ़ रहे थे तो पहले जो है उसमें पहचान था, पहचान का भाव उत्पन्न होने से पहले घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। तो पहले पहचान था फिर घनिष्ठता था, लेकिन यहाँ पे क्या है कि नहीं, पहले घनिष्ठता है तब बाद में पहचान है, या फिर भी दोनों के साथ साथ उत्पन्न होती है। जबकि इरिक्सन का सिद्धांत कहता है कि सभी व्यक्तियों में पहले पहचान का भाव उत्पन्न होता है और बाद में घनिष्ठता का भाव विकसित होता है। तो इस प्रकार जो है इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत की जो है कई सारी आलोचनाएं निकली गई। ठीक है, अब इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के शैक्षिक आशय, मतलब कक्षा में इसका जो है क्या महत्वपूर्ण रोल रहा विद्यार्थियों के प्रति, इसको हम लोग देखते हैं। इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय एवं उपयोगिता शिक्षार्थियों एवं शिक्षकों के लिए स्पष्ट रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे। मतलब इरिक्सन का जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए, शिक्षकों के लिए किस प्रकार एक प्रभावी है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, इरिक्सन के सिद्धांत के अनुरूप शिक्षकों एवं माता पिता को चाहिए कि छोटे बच्चों को अच्छे कार्यों की सराहना करें। मतलब विद्यालय में जो है इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत से ये चाहिए कि माता पिता हो या शिक्षक हो, छोटे बच्चों के कार्यों की जो है सराहना करें, उनके कार्यों को जो है प्रभावी बनाएं, उनके कार्यों का जो है थोड़ा सा तारीफ करें। इससे नए नए कुछ चीज़ों को देनी चाहिए ताकि कल्पना शक्ति मजबूत होती है, ताकि बच्चों में जो है कल्पना शक्ति मजबूत होती है। बच्चे जिस चीज़ में रुचि रखते हैं उनके जो है नई नई चीज़ों को देनी चाहिए। उनमें सामाजिक सामूहिक विकास साथ साथ संज्ञानात्मक विकास भी विकसित होता है। ठीक है, अब दूसरा शैक्षिक आशय क्या था? शिक्षकों को चाहिए कि प्राथमिक स्कूल में बच्चों को परिश्रम का भाव विकसित करना चाहिए। ऐसे बच्चे किसी कार्य को संपन्न करने के लिए अभिप्रेरणा भी काफ़ी अधिक होता है। बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो जो है बच्चों को जो परिश्रम का भाव क्या हो जाए, विकसित हो जाए। तीसरा है शिक्षकों को किशोरों में पहचान अन्वेषण को उत्तेजित करना चाहिए। शिक्षकों को चाहिए कि वो किशोरों में क्या करे, पहचान बढ़े, और अन्वेषण करे मतलब खोज करे बाहरी वातावरण से। उनमें व्यावसायिक लक्ष्य, बौद्धिक विकास, खेलकूद, संगीत तथा शौक आदि सम्मिलित हो। ये सभी जो है कार्यक्रम उसमें क्या होने चाहिए, विकसित होने चाहिए। किशोरों को चाहिए कि वो अपनी विमाओं पर लेख लिखवाएं तथा वह कौन है और वह क्या करना चाहते हैं, उनमें आत्मान्वेषण का विकसित होता है। मतलब किशोरों को चाहिए कि वो अपनी विमाओं के बारे में लिखें, वो कि वो कौन है, वो क्या करना चाहते हैं, उसका आत्मकथा के बारे में लिखें ताकि उसमें जो है अन्वेषण विकसित हो। पांचवा है शिक्षकों को ये देखना चाहिए कि बच्चों में स्वयं पहचान तथा घनिष्ठता का भाव विकसित हो। ठीक है, हुआ या नहीं, लेकिन साथ ही साथ उसमें दूसरों में भी भाव उत्पन्न करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। ठीक है, और छठा है इरिक्सन का सिद्धांत शिक्षकों को यह संदेश देता है कि योग शिक्षक वही होते हैं जो छात्रों पर विश्वास करते हैं। योग शिक्षक वही होते हैं जो छात्रों पर क्या करते हैं, विश्वास करते हैं, पहल दिखाते हैं, मेहनती होते हैं तथा साथ ही साथ बालकों को अगली पीढ़ी के लिए कुछ सार्थक योगदान के लिए तैयार करते हैं। मतलब अच्छे शिक्षक वो होते हैं जो बालकों को मार्गदर्शन करते हैं और आने वाले पीढ़ी के लिए उन्हें एक सार्थक योगदान और एक भावी शिक्षक और भावी व्यक्ति का निर्माण करते हैं। स्पष्ट हुआ कि इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत का शैक्षिक आशय बहुआयामी तथा शिक्षक एवं छात्र दोनों के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। इस प्रकार आज हम लोग देखें इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत किस प्रकार जो है 8 अवस्थाएं दी है और उसकी कुछ आलोचनाएं भी देखें और उसका जो है शिक्षा में किस प्रकार उपयोग था शिक्षकों के लिए तथा अध्यापकों के लिए। तो आज हम लोग देखें इरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्रोन-फेरेनबर्ग का प्रास्ताविक सिद्धांत की ओर मिलेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।